हेलो। चलो देखो, तो अभी हम खत्म करेंगे लिविंग वर्ल्ड एंड 15 मिनट। 2:05 हो रहा है, यानी 2:20 तक हमारा लिविंग वर्ल्ड क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। तो तुम लोग यहाँ से रिवाइज करो और एनसीईआरटी के कौन कौन से पॉइंट हाईलाइट करना है वो तुमको हाईलाइटेड एनसीईआरटी भी तुमको हाईलाइटेड फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। जो सबसे पहला चीज देखना है, ये देखना है, एक सेकंड, चलो देखो। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड। 2:06 हो रहा है, 2:21 तक हमारा लिविंग वर्ल्ड क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। इसमें सबसे पहले जो तुमको पता होना चाहिए कि बेसिकली लाइफ क्या है तुम्हारा। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक। एक सेकंड। तो पहला से तुमको पता होना चाहिए लाइफ क्या है तुम्हारा, यूनिक होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, और एक्सप्रेसिंग थ्रू द केमिकल रिएक्शंस व्हिच लीड टू द ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पांसिवनेस, एडेप्टेशन एंड क्या क्या चीज का बात हो रहा है, रिप्रोडक्शन का। यानी कि कुल मिलाकर के कितने चीज का बात हुआ। सबसे पहले पता चला कि लाइफ तुम्हारा यूनिक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। यानी लाइफ चलाने के लिए कभी एक सिंपल मॉलिक्यूल या एक सिंपल मैकेनिज्म का जरूरत नहीं पड़ता, वहाँ पर ढेर सारे मैकेनिज्म का जरूरत पड़ता है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स का जरूरत पड़ता है। इनफैक्ट ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर्ड मैनर में होना चाहिए, एक प्रॉपर ऑर्डर्ड वे में होना चाहिए, तब जाकर के तुम्हारा जो है सो लाइफ चल पाता है। पहला चीज। दूसरा, एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूल है वो ऑर्डर्ड वे में होगा। आप जैसे केमिकल है तो ऑर्डर्ड वे में बेसिकली केमिकल में क्या होगा, तो ऑर्डर्ड वे में होगा उसका केमिकल रिएक्शन, जिससे क्या होगा तुम्हारा ग्रोथ, जिससे होगा तुम्हारा डेवलपमेंट, जिससे आएगा रिस्पॉन्सिवनेस, जो तुम किसी चीज को लेकर के रिस्पॉन्ड करते हो। उसके अलावा तुम्हारा आता है एडेप्टेशन और रिप्रोडक्शन। क्या क्या, तो वो जो तुम्हारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूल्स है जिसके थ्रू केमिकल, जो कि एक ऑर्डर्ड वे में केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, तो क्या क्या होगा तुम्हारी बॉडी में, ग्रोथ, उस रिएक्शंस का रिजल्ट है। दूसरा, डेवलपमेंट। तीसरा, रिस्पॉन्सिवनेस, किसी भी चीज का जो रिस्पॉन्स आता है, तुम जो किसी चीज को लेकर के रिस्पॉन्ड करते हो। चौथा, एडेप्टेशन। और पांचवें नंबर पर आता है तुम्हारा रिप्रोडक्शन। इतने चीज होते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी क्या है, तो ग्रोथ। ग्रोथ बेसिकली क्या होता है, ग्रोथ होता है तुम्हारा इंक्रीज इन नंबर एंड मास ऑफ सेल बाय सेल डिवीजन। ऑब्वियस सी बात है, सेल डिवीजन से ही सेल का नंबर बढ़ेगा, और वही से जब मैच्योर हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, ओवरऑल उसका मास भी बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन नंबर एंड मास बाय द सेल डिवीजन, ये तुम्हारा ग्रोथ है। अगर तुम और स्पेसिफाई करने के लिए जाओगे तो उसको ऐसे करो कि जो तुम्हारा मास और नंबर में इंक्रीज ही बेसिकली तुम्हारा क्या है, ग्रोथ है। पहला चीज। अब जो प्लांट का बात करते हैं, तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो जिंदगी भर होते रहता है। ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू देयर लाइफ स्पैन। प्लांट में ग्रोथ जिंदगी भर होते रहता है। लेकिन जब तुम एनिमल में बात करोगे तो एनिमल में समस्या है कि ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टेन एजेस। एनिमल में जिंदगी भर ग्रोथ नहीं होता है, कुछ ही एज तक ग्रोथ होता है। तो फिर एनिमल में क्या होता है, एनिमल में होता यह है कि जो सेल लॉस्ट कर जाते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे एनिमल के बॉडी में सेल डिवीजन चलता हुआ रहता है। यानी कि प्लांट में सेल डिवीजन होगा, एनिमल में भी सेल डिवीजन होगा। लेकिन डिफरेंस ये है कि प्लांट का ग्रोथ जिंदगी भर होता है, जब तक प्लांट जिंदा उसका ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन एनिमल में ग्रोथ एक एज तक होगा, उसके बाद सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ जो है सो तुम्हारा रिप्लेस्ड या लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए होगा। अब सवाल है कि क्या एनिमल बॉडी के सारे सेल में डिवीजन होता है, नहीं, सारे सेल में डिवीजन नहीं होता है। किसके सेल में डिवीजन नहीं होता है, पहला सेल्स ऑफ हार्ट, इसमें डिवीजन नहीं होता है। दूसरा, और किसमें डिवीजन नहीं होता है, नर्व सेल में, यानी तुम्हारे ब्रेन के सेल में। वो एक बार अगर डैमेज हो गया तो हो गया। आगे आते हैं। बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज। अगर तुम और बात करो थोड़ा सा, तो मास मास में इंक्रीज और
साइज में इंक्रीजेज बेसिकली तुम्हारा ग्रोथ होता है। लेकिन अगर तुमको जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन जहां से रिपीट हुआ वो यहाँ से इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल इज द ग्रोथ। ठीक है। 10 नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। बेसिकली जब ग्रोथ को इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन साइज के लेवल पर मेजर करने के लिए जाओगे तो कहा जाता है कि इस कॉन्टेक्स्ट में तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इस कॉन्टेक्स्ट में ग्रो? तो जैसे हम बात करें, सॉरी, नॉन लिविंग होगा तो ऑर्गेनिज्म होगा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे? तो सरफेस एकम्युलेशन ऑफ द मटेरियल। सपोज करो कि कोई एक पहाड़ है, जैसे तुम एक पहाड़ का जब बात करने के लिए जाते हो, उस पहाड़ पर सालों साल में क्या होता है, ढेर सारा धूल गर्दा गंदगी उस पर जैसे जमता जाता है, इकट्ठा होता हुआ चला जाता है, और जिस कारण से उस पहाड़ का साइज क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। तो क्या कहेंगे कि पहाड़ ग्रो कर रहा है? हाँ, पहाड़ ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो कर रहा है? अगर पहाड़ को ग्रो करने के लिए हम बात करेंगे तो इंक्रीज इन द मास, वो उसका ग्रोथ का रीजन होगा। अगर तुम बात करो कचरे का ढेर का, लोग उस पर डेली जाते हैं ऊपर और नया कचरा डालते हैं, अगले दिन फिर नया कचरा डालते हैं, और ये थ्रू आउट द ईयर से चलता रहता है। तो थ्रू आउट द ईयर जब ये चलता हुआ जाएगा तो उसमें भी जो है सो उसका भी ग्रोथ होगा, लेकिन वो ग्रोथ तब माना जाएगा जब उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इंक्रीज इन मास बेसिकली एंड इंक्रीज इन द साइज। जो कि अब चूंकि ग्रोथ लिविंग में भी हो रहा था और ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो रहा था, इस कारण से ग्रोथ को लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जाता। यानी तुम ग्रोथ के आधार पर नहीं कह सकते हो कि कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि अभी अभी देखिए नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो करते हैं। तो फिर लिविंग के ग्रोथ में और नॉन लिविंग के ग्रोथ में अंतर क्या है? बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें जो ग्रोथ होता है वो अंदर से होता है, बॉडी के अंदर से, इनसाइड द बॉडी ग्रोथ होता है, जिसको इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। लेकिन अगर नॉन लिविंग का बात करने के लिए जाओगे तो नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होता है वो बाहर से होता है। नॉन लिविंग में ग्रोथ कहाँ होता है? बाहर से ग्रोथ होता है, और उस ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं? उस ग्रोथ को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। उस ग्रोथ को क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हम लोग कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं आगे। तो ग्रोथ में क्या क्या पढ़े? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। कैसे होता है? सेल डिवीजन होता है। प्लांट में ग्रोथ जिंदगी भर चलते रहता है, एनिमल में कुछ हद तक चलता है, उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन होता है लॉस्ट सेल को रिप्लेस करने के लिए। कौन कौन से सेल में डिवीजन होता है? हार्ट के सेल में, ब्रेन के सेल में डिवीजन नहीं होता है। अगर तुम इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन साइज को ग्रोथ के क्राइटेरिया मानते हो तब जाकर के तुम्हारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो करता है, जैसे पहाड़ हो गया, कचरे का ढेर हो गया। और इन्हीं कारणों की वजह से ग्रोथ तुम्हारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इंट्रिंसिक होता है, अंदर से होता है, जबकि नॉन लिविंग में ग्रोथ बाहर से होता है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पर। तो अगर तुम इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में देखने के लिए जाओगे तो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, यानी अपने यंग वंस को पैदा करना, हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट्स। जो देखे ना, गधे का बच्चा गधा ही पैदा होता है कि नहीं? यानी सिंपल सी बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म अपने प्रोजेनी को रिप्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसके बच्चे उसी के जैसे दिखेंगे, ऑलमोस्ट पेरेंट्स की तरह। अब ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअली भी होता है। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम चीज है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों सेम चीज क्यों है? क्योंकि ये लाइन बहुत फेवरेट है नीट वालों का। क्योंकि लिविंग नो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेल डिवीजन से। और ग्रोथ भी कैसे होता है? सेल डिवीजन से। इस वजह से वहां पर जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम चीज है। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब आते हैं, अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करने के लिए आए तो लोअर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ इतना देखना है कि लोअर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है अलग अलग मेथड से। जैसे तुम्हारा बर्डिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया। अब यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल नहीं देता है, लेकिन तुम लिख लो बर्डिंग किस में होता है? बर्डिंग होता है हाइड्रा में। और किस में बर्डिंग होता है? बर्डिंग होता है यीस्ट में। रीजनरेशन किस में होता है? रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में। किस में होता है रीजनरेशन? प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन किसमें होता है? प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है। हाइड्रा में बडिंग होता है, ईस्ट में बडिंग होता है। क्लियर है? लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है बडिंग और रीजनरेशन। मेनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिप्रोड्यूस। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। कौन कौन से? म्यूल, खच्चर, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल या स्टेराइल ह्यूमन कपल। ये तीन। कौन कौन सा? म्यूल, वर्कर बी,
और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। रिप्रोडक्शन, अब चूंकि म्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वर्कर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमन कपल भले ही फर्टाइल हो कि इनफर्टाइल हो लेकिन वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब चूंकि ये तीनों रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इस कारण रिप्रोडक्शन भी ग्रोथ की तरह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है, किसका? लिविंग का। अब आते हैं आगे, मेटाबॉलिज्म, 3 नंबर पर। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बेसिकली मेटाबॉलिज्म होता है सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि हमारे बॉडी में होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होता है। तो कौन कौन सा रिएक्शन होता है? तो 2 टाइप का रिएक्शन होता है लिविंग में। कौन कौन सा? एक होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना, कोई भी चीज जब टूटता है हमारे बॉडी में, और एना मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जब हमारे बॉडी में टूटता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन होना। आगे आते हैं, और मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? लिविंग में होता है। नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। क्लियर है? मेटाबॉलिज्म हमारे पूरे बॉडी का सम टोटल रिएक्शन है जिसका 2 पार्ट होता है। मेटाबॉलिज्म को 2 पार्ट में बांटा गया है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है किसी चीज का टूटना, एनाबॉलिज्म होता है किसी चीज का बनना, यानी किसी मॉलिक्यूल का बनना। क्लियर है? और चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग होता है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर वो लिविंग है तो उसे मेटाबॉलिज्म होगा। इस कारण से मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस का बात करें तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये एनसीईआरटी का लाइन है, कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। बॉडी के अंदर सेल, बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी यानी सेल के भी बाहर हो गया, तो बॉडी के बाहर, सेल के बाहर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। कैसे? तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट लिविंग रिएक्शंस। इन विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब, यानी जो लैब में करवाया जाता है, इन टेस्ट ट्यूब या फिर लैब में। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन यानी सिर्फ और सिर्फ वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो लैब में करवाए जाते हैं, जो टेस्ट ट्यूब में करवाए जाते हैं, वो लिविंग थिंग नहीं है। वो क्या है? लिविंग रिएक्शंस। क्लियर है? अब आते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म की तरह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी डिफाइनिंग फीचर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्योंकि ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। आगे आते हैं, अगला प्रॉपर्टी कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिज्म का एबिलिटी होता है अपने इन्वायरमेंट को सेंस करना और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने के लिए। जैसे लाइट, ठंडी के महीने में कैसे धूप आते हैं तो बाहर जाने का मन करते लगता है, गर्मी के महीने में धूप से जलन होने लगता है शरीर में तो अंदर की तरफ जाने लगते हो, तो क्या हुआ? तो अपने इन्वायरमेंट को सेंस किए और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड किया। गर्मी के महीने में वही धूप तुमको तुम्हारे शरीर को जलाने जैसा वो करने लग जाता है, काफी ज्यादा गर्मी लगता है तो तुम छांव की तरफ भागते हो। ठंड में जब ठंड लगता है, धूप देखते हो तो तुम बाहर की तरफ जाते हो। इन्वायरमेंट को सेंस किए, पहचाने, जाने और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड किए। दूसरा वाटर, तीसरा टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म, केमिकल पॉल्यूटेंट। देखो यहाँ से क्वेश्चन यूजुअली नहीं बनता है लेकिन बन सकता है। क्या? तो इन्वायरमेंटल स्टिमुला यानी इन्वायरमेंट का ऐसा क्या क्या चीज है जो हमें, जिसको हमें सेंस करना पड़ता है, जिसको हमारा बॉडी सेंस करता है। तो लाइट को, वाटर को, टेम्परेचर को, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, अलग अलग केमिकल्स को, पॉल्यूटेंट्स को भी। क्लियर है? आगे रखते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। ये बहुत अच्छा लाइन है, यहाँ से सर्सन रीजन बनता है। इस दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने सराउंडिंग का अवेयर होता है, और इस कारण से कॉन्सियसनेस इज आल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ आता है खेल में एक ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये आता है, इस दुनिया में ह्यूमन इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट हैविंग सेल्फ कॉन्सियसनेस। इंसान में क्या होता है? सेल्फ कॉन्सियसनेस होता है। सेल्फ कॉन्सियसनेस का मतलब क्या है कि इंसान को इस चीज की भी समझ होती है क्या इसके लिए सही है, क्या इसके बॉडी के लिए गलत है। जो कि हम बार बार एक एग्जांपल देते हैं, कुत्ता वाला एग्जांपल ये देते हैं कि अगर एक कुत्ता को और एक इंसान को दोनों को प्यास लगा हुआ है, अगर एक कुत्ता और एक इंसान दोनों को प्यास लगा हुआ है और पानी पीने का बात आए तो उस पर जाकर के जो है सो, सपोज करो कि एक नाले है, नाले के इस पार में यहाँ पर
एक जो है सो नाले के इस पार में यहाँ पर जो है सो नाले के इस पार यहाँ पर एक डॉग है, एक मैन है, और यहाँ पर तुम्हारा एक हैंडपंप है पानी पीने के लिए। क्या है? हैंडपंप है पानी पीने के लिए। तो अब ये कुत्ता इस नाले का पानी पी लेगा, वो उस पार नहीं जाएगा, लेकिन इंसान नाला क्रॉस करके उस हैंडपंप तक पहुंचेगा और तब जाकर के पानी पिएगा। ये बेसिक सा डिफरेंस है। अब आते हैं इंटरेक्शन पर। तो ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग रिएक्शंस। इस दुनिया में जो भी लिविंग फेनोमेना है वो सॉरी अंडरलाइंग इंटरेक्शंस, तो जितने भी लिविंग फेनोमेना है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है, और सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का और प्रॉपर्टी का, तो एकदम सिंपल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का और प्रॉपर्टी अगर तुम जानना पसंद करते हो तो पहला क्या? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, खुद से इवॉल्व करते हैं। सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस। और ये तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्टिव सिस्टम है वो क्या क्या होता है? तो सेल्फ रिप्लिकेटिंग होता है, खुद से खुद को बना लेता है या खुद से खुद का डुप्लीकेट बना लेता है। दूसरा, सेल्फ इवॉल्विंग। जरूरत के हिसाब से इंसान का इंटरैक्टिव सिस्टम क्या कर जाता है? खुद से इवॉल्व कर जाता है। और तीसरा, जरूरत के हिसाब से ही खुद को क्या कर लेता है? रेगुलेट कर लेता है। सेल्फ रेगुलेटिंग भी होता है ह्यूमन का इंटरैक्टिव सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्टिव सिस्टम। नॉट ह्यूमन, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात करें। अब ऊपर से देखिए तो क्या है? तुम्हारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन जैसे तुम बात की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का बात की, मेटा सॉरी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का बात की, तुम मेटाबॉलिज्म का बात की, कॉन्सियसनेस का बात की, इंटरेक्शन का, ये सब डिफाइनिंग फीचर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्लियर है? अब आते हैं आगे। अगला है तुम्हारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी का अगर हम बात करें तो इस दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जितने ऑर्गेनिज्म के वैरायटी और टाइप पाए जाते हैं उसी को कंबाइंड फॉर्म के लिए हम एक टर्म देते हैं, उस वैरायटी को के लिए कंबाइंड एक टर्म देते हैं, तो इसका नाम होता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, कितना ज्यादा वैरायटी है। क्लियर है? अगर हम बात करें इस दुनिया में नंबर ऑफ स्पीसीज कितना है, तो लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन है, बिलियन नहीं है। सर्च रीजन में बिलियन लिख के आता है, लोग अंधे बहरे की तरह गलत करते हैं। 1.7 टू 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज है। क्लियर है? अब बात करेंगे सिस्टमैटिक्स, जिसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। वो क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ क्या क्या चीज। तो पहला आइडेंटिफिकेशन, पहचानोगे। दूसरा क्लासिफिकेशन, बांटोगे। और तीसरा नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, यानी ऑर्गेनिज्म को पहले पहचानोगे, फिर अलग अलग ग्रुप में बांटोगे और फिर उसका नाम लिखोगे, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कार्लस लिनियस नाम के एक अंकल थे जो एक किताब लिखे थे, उस किताब का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है किताब का नाम? किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। कौन लिखे थे? लिनियस अंकल लिखे थे, है ना। सिस्टेमा नेचुरी लिखे थे लिनियस अंकल। अब आते हैं बेसिक प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी के। टेक्सोनॉमी कौन 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 सा प्रोसेस यूज किया जाता है, तो ये इसी ऑर्डर में याद रखोगे, 1 2 3 4। इसका ट्रिक क्या है बेसिक प्रोसेस का? CICN, यानी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। सबसे पहले आते हैं कैरेक्टराइजेशन में। कैरेक्टराइजेशन इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। पहले ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को पहचानो। ऑर्गेनिज्म का कौन कौन सा कैरेक्टर पहचानना है, तो याद रखना है कौन कौन सा कैरेक्टर। सबसे पहले एक्सटर्नल, दूसरा इंटर एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, इस दोनों को सेम ही रहने दो। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तीसरा हो जाएगा डेवलपमेंटल प्रोसेस और चौथा हो जाएगा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है कैरेक्टराइजेशन में क्या क्या होता है। इट इज अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर कौन कौन सा? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तीसरा डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड चौथा इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इन चारों चीज को जानने के बाद ही हम लोग क्या करते हैं? कैरेक्टराइजेशन करते हैं। दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन होता है पहचानना, मतलब
करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म का हम लोग क्या किए, एक सही डिस्क्रिप्शन बनाए, वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, सारा, सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। और जब कैरेक्टराइज कर लिए, कैरेक्टराइज करने के बाद आइडेंटिफाई कर लिए, तब करते क्लासिफिकेशन, उसको अपने ग्रुप वाले के साथ या मिलते जुलते ग्रुप वाले के साथ हम लोग कैटेगरी, कैटेगरी के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है साइंटिफिक टर्म वो होता है टैक्सा, और एक कैटेगरी के लिए क्या यूज किया जाता है, टैक्सोन, और एक से ज्यादा के लिए वर्ड क्या हो जाता है, टैक्सा। अगर सिंगल कैटेगरी की बात करेंगे तो वहां पर टैक्सोन यूज होगा, अगर एक से ज्यादा कैटेगरी की बात करेंगे तो टैक्सा हो जाएगा। तो कैरेक्टर के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं अलग अलग टैक्सा में, यानी अलग अलग कैटेगरीज में। तो पहले कैरेक्टराइज करो, फिर आइडेंटिफाई करो, फिर क्लासिफाई करो, और साथ में सबसे लास्ट में चौथे नंबर पर नाम दो उसको, यानी नोमेनक्लेचर करो, नोमेनक्लेचर नेमिंग, इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि बात करें तो सो दैट कि ऐसा नाम दे कि वो ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में एक ही नाम से पहचाना जाए। अगर तुम आलू की बात करो या धनिया की बात करो, किसी भी चीज का बात करो, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करो, काऊ बफेलो की बात करो, अलग अलग दुनिया में अलग अलग लैंग्वेज उसका अलग अलग नाम है, लेकिन आलू का साइंटिफिक नेम दिया गया सोलानम ट्यूबरोसम। क्यों दिया गया, इस दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, वहां जाकर के अगर तुम गूगल करोगे वहां के भी लैंग्वेज में सोलानम ट्यूबरोसम क्या होता है, वहां भी वो आलू ही निकलेगा। बेसिकली क्या हुआ, तो यूनिवर्सल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर किसी भी एक इंसान को दिक्कत ना हो किसी एक चीज के बारे में, और जो चीज पहले से पता है जिसके बारे में, उस पर बार बार कोई और ना रिसर्च कर रहा हो, इसके लिए सीधा क्या किया गया, स्टैंडर्ड नेमिंग क्या किया गया। तो और उसके वजह से क्या होता है कि एक ही नाम से ऑर्गेनिज्म पूरे दुनिया में जाना जाता है, उस नाम से तो पक्का ही जाना जाएगा। तो टैक्सोनॉमी का चार प्रोसेस, सीआईसीएम, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। अब नेम, नाम में दो कंपोनेंट होता है, और ये इस दो कंपोनेंट वाले नेमिंग सिस्टम को अपन बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कौन दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिए थे लीनियस अंकल। कौन दिए थे, कार्लस लीनियस। अब बात करते हैं आगे, अगर बात करेंगे यहाँ आकर के बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का, तो बोटेनिकल नेम दिया जाता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी आईसीबीएन के द्वारा। याद रखना ये सारा फुल फॉर्म, आईसीबीएन यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इससे क्या होता है, तुम्हारा प्लांट का नाम दिया जाता है। अगर एनिमल का नाम देना हो तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी आईसीजेडएन के द्वारा एनिमल का नाम दिया जाता है। अगर बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है तो वहां पर आईसीबीएन नहीं आईसीएनबी होता है, और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि आईसीबीएन मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, लेकिन आईसीएनबी का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। फुल फॉर्म अलग होता है, दिमाग में रखना है। बैक्टीरिया को नाम करने के लिए आईसीबीएन नहीं आईसीएनबी का यूज होता है, लेकिन प्लांट को नाम रखने के लिए आईसीबीएन का ही यूज होता है। क्लियर है। अब आते हैं अगर वायरस के लिए, तो आईसीवीएन यानी इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, है ना। तो अब याद रख लो, अगर तुमको अगर तुमको प्लांट का नेमिंग करना होगा तो आईसीबीएन यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अगर एनिमल का नाम नाम देना होगा तो उसका नाम कौन डिसाइड करेगा, तो आईसीजेडएन कमिटी यानी इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, उस कोडिंग के तहत होगा। अगर बैक्टीरिया का होगा तो इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया यानी आईसीएनबी करेगा नेमिंग। और अगर वायरस का नेमिंग कौन करेगा, तो आईसीवीएन यानी इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर करेगा। क्लियर है। अब आते हैं यूनिवर्सल रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नाम का दो कंपोनेंट, बाई का मतलब क्या हो गया, बाई का मतलब हो जाता है टू, और नोमियल मतलब कंपोनेंट। बेसिकली जिसके नाम का दो कंपोनेंट हो, तो साइंटिफिक नेम के बारे में कुछ कुछ चीज जानना जरूरी है। सबसे पहले या तो वो लैटिन में होता है या उसको लैटिन किया जाता है। साइंटिफिक नेम या तो लैटिन में होगा, अगर कोई लैटिन में नहीं नाम रखा गया तो उसको लैटिन किया जाएगा। तो साइंटिफिक नेम्स आर लैटिन, और लैटिनाइज्ड का मतलब होता है या तो साइंटिफिक नेम ऑटोमेटिक ऑलरेडी लैटिन में होगा, और अगर लैटिन में नहीं होगा तो उसको लैटिनाइज्ड किया जाएगा। क्लियर है। दूसरा चीज, तो होता है लैटिन में लेकिन लिखा जाता है किसमें, लिखा जाता है इटैलिक्स में। किसमें लिखा जाता है, इटैलिक्स में। जब उसको लिखा जाएगा हैंड तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा। और अगर 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 हैंड रिटन करो, हाथ से लिखोगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, तो उसको अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन का मतलब हुआ कि अगर इसी वर्ड को, दोनों वर्ड को अंडरलाइन करना हो
ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है? एक वर्ड को यहाँ, फिर एक वर्ड को ऐसे अलग अलग अंडरलाइन करना है, सो दैट कि यहाँ पर टू शो देयर लैटिन ओरिजिन। ये अलग अलग करने से क्या ये शो होता है? ये जो नाम है वो लैटिन ओरिजिन को बता रहा है। किसको बता रहा है? लैटिन ओरिजिन को बता रहा है कि ये जो वर्ड है तो वो कहाँ है? तुम्हारा लैटिन में है। या तो तुम्हारा साइंटिफिक नेम पहले से लैटिन में रहेगा या लैटिनाइज्ड किया जाएगा। और अगर लिखे तो कैसे पता चलेगा लैटिन है कि नहीं है? तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा और या प्रिंट किया जाएगा। तो किसमें? इटैलिक्स में। किसमें? रिटन से अच्छा वर्ड यहाँ पर प्रिंटेड होता है। रिटन से अच्छा वर्ड क्या होता है? प्रिंटेड इन इटैलिक्स। बेसिकली साइंटिफिक वर्ड को प्रिंट किया जाता है इटैलिक्स में, यानी हल्का सा टेढ़ा टिल्ट करके इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। और अगर लिखोगे तो सेपरेट अंडरलाइन करोगे। क्लियर है? अब चूंकि साइंटिफिक नेम का दो कंपोनेंट होता है, पहला वर्ड जो होता है वो तुम्हारा जेनेरिक नेम होता है जो कि जीनस को बताता है, और जो दूसरा वर्ड होता है तुम्हारा वो स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है, यानी वो स्पेसीज को बताता है। किसको बताता है? स्पेसीज को बताता है। जैसे बात करें होमोसेपियंस का, तो होमोसेपियंस यानी ह्यूमन का बात हो रहा है, उसमें से होमो क्या हो गया? होमो हो गया पहला वर्ड यानी जीनस, और दूसरा वर्ड सेपियंस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? स्पेसीज। अगर हम इंसान का बात करें, इंसान का नाम क्या होता है? होमोसेपियंस होता है। क्या होता है? होमोसेपियंस। इसमें से होमो इंसान का क्या हो जाता है? जीनस हो गया या जेनेरिक नेम हो गया, जबकि सेपियंस क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसीज नेम हो गया। स्पीसीज नेम हो गया, इसी को इसी के लिए स्पेसिफिक एपिथेट टर्म यूज किया जाता है। अब आते हैं द जीनस नेम। याद रखना है जो पहला वो अल्फाबेट होता है साइंटिफिक नेम का, वो तुम्हारा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। द जीनस नेम स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, और स्पेसीज यानी जो सेकंड वर्ड होगा वो तुम्हारा स्मॉल लेटर से शुरू किया जाएगा। क्लियर है? और साइंटिफिक नेम के अंत में नेम ऑफ ऑथर, जो वो नाम दिया है उसको जो है सो लिखा जाता है सबसे लास्ट में, और एब्रीविएटेड फॉर्म। एब्रीविएटेड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तुम लोग जब भी पढ़ने जाओगे एनसीईआरटी खोल के बैठोगे, तुम्हें एनसीईआरटी में ये सब कुछ जरूर मिलेगा। क्लियर है? ये शॉर्ट टर्म रिवीजन के लिए कि जब भी पलटो तो ये पढ़ने पलटो तुमको ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का ओवरव्यू मिल जाए। क्लियर है? तो एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में तुम्हारा क्या होता है? तो नेम ऑफ द ऑथर, जो भी साइंटिस्ट उसका नाम दिया गया ऑर्गेनिज्म का, उसका लिखा जाता है। जैसे हम बात करें मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है? तो ये मैंगो का नाम है, लेकिन कौन दिया था? तो मैंगो का नाम खोजा था लिनियस, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिन लिख दिया गया। तो बेसिकली कंप्लीट साइंटिफिक नेम हुआ मैंगीफेरा इंडिका लिन। ये बताता है कि स्पीसीज को सबसे पहले कौन खोजा था? लिनियस खोजा था। किसके स्पीसीज को? आम के स्पीसीज को। अब आते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी कैटेगरी यानी कि टैक्सोन यानी कि अलग अलग रैंक। कैटेगरीज एक से ज्यादा के लिए क्या यूज करते हैं? टैक्सा यूज करते हैं, और एक के लिए क्या यूज करते हैं? टैक्सोन यूज करते हैं। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्पीसीज स्टेप्स। मल्टीपल स्टेप्स में क्लासिफिकेशन होता है, इन विच इच स्टेप, हर एक स्टेप एक कैटेगरी को बताता है, और इस एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं। एक को कहते हैं टैक्सॉन, कैटेगरी है तो, और कैटेगरीज होता है एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा रैंक होता है, उसको टैक्सा बोलते हैं। क्लियर है? ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूटेड टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और ये सारा कैटेगरी मिलके एक हायरार्की को बनाता है। क्लियर है? अब देखो, इच कैटेगरी रैंक और टैक्सोन रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तुम हर एक कैटेगरी या रैंक का जब बात करते हो तो वो तुमको क्या बताता है? वो बताता है एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बताता है कि इस यूनिट पर क्लासिफिकेशन हुआ है, इस लेवल पर भी क्लासिफिकेशन हुआ है। लाइक सबसे पहले नंबर पर आता है स्पीसीज, दूसरे नंबर पर आता है तुम्हारा जीनस, तीसरे नंबर पर आता है फैमिली, चौथे नंबर पर आता है ऑर्डर, पांचवें नंबर पर आता है क्लास, छठे नंबर पर फाइलम एनिमल के लिए और प्लांट के लिए डिवीजन, और सबसे सातवें नंबर पर आता है किंगडम। क्लियर है? याद रखना जब तुम नीचे से ऊपर जाओगे, यानी स्पीसीज से लेकर के किंगडम तक जाओगे तो सिमिलैरिटी घटता है, लेकिन अगर किंगडम से स्पीसीज तक आओगे तो सिमिलैरिटी बढ़ता है, और यहाँ तुमको दे भी दिया सिमिलैरिटी। क्लियर है? आते हैं आगे। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग ए पार्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सा। अगर एक कैटेगरी में रहेगा तो टैक्सॉन, और अगर एक से ज्यादा में रहेगा तो टैक्सा। जैसे क्लास हो गया मैमेलिया, ये भी एक टैक्सॉन हो गया। देखो क्लास है ना, यहाँ पे क्लास है ना, ये क्लास भी एक क्या हो गया? कैटेगरी हो गया, यानी एक टैक्सॉन हो गया। अब हम बात करते हैं स्पीसीज का। स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज होता है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म
जो कि क्या करे, आपस में इंटरब्रीड करे, यानी आपस में अपने ही पॉपुलेशन के अंदर में रिप्रोड्यूस कर सके, है ना, ब्रीडिंग कर सके टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। पहली बात, ऑर्गेनिज्म रिलेटेड होना चाहिए। दूसरी बात, इंटरब्रीडिंग होना चाहिए। और तीसरी बात, वो इंटरब्रीड कर भी लिया तो स्पेसीज नहीं कहलाएगा। स्पेसीज कब कहलाएगा, जो उसके बच्चे होंगे, प्रोजेनी होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, वो फर्टाइल होना चाहिए, इनफर्टाइल नहीं होना चाहिए। अगर इंटरब्रीडिंग करके, जैसे म्यूल का बात करें, तो म्यूल दो अलग अलग स्पीसीज का हाइब्रिड है, लेकिन म्यूल क्या होता है, स्टेराइल होता है, म्यूल के बच्चे नहीं होते हैं। इसीलिए क्या म्यूल कोई एक स्पीसीज है क्या? नहीं, म्यूल का कोई स्पीसीज नहीं होता। स्पीसीज होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? तो पहला क्राइटेरिया है कि क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, इंटरब्रीड करता हो। और तीसरा क्या होना चाहिए, तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल बच्चे को पैदा करता हो। तीन क्राइटेरिया होता है, अगर तीनों को फुलफिल करोगे तभी वो स्पेसीज कहलाएगा। और स्पेसीज तुम्हारा लोवेस्ट कैटेगरी होता है क्लासिफिकेशन का। देखो ना, क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू हुआ है, स्पेसीज से शुरू हुआ है, और कहाँ तक गया है तुम्हारा, किंगडम तक चढ़ते हुए गया है। स्पीसीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, फाइलम हो गया। एनिमल के लिए फाइलम, प्लांट के लिए डिवीजन, और सबसे ऊपर में तुम्हारा किंगडम हो गया। अब आ जाओ अलग अलग देखते हैं, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में अलग अलग जगह नाम दिया हुआ है, जो तुमको एक जगह करके याद दिया हो, इसलिए हम इससे पढ़ाना प्रेफर कर रहे हैं। और इसी तैयारी में थोड़ा सा टाइम लगा, बट अब मजा आ रहा है। सारे चैप्टर्स कर दिए। जैसे बात करें मैंगो का, तो मैंगो का नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा हो गया जेनेरिक नेम, और स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका। अब जेनेरिक नेम में पहला वर्ड है, तो देखो कैपिटल से शुरू हुआ है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट देखो स्मॉल से शुरू हुआ है। याद है ना, दो कंपोनेंट में जेनेरिक नेम पहला वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होगा, स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल से। आलू का साइंटिफिक नेम होता है सोलानम ट्यूबरोसम। नाइट सेट सोलानम निग्रम, है ना। टोमेटो, टमाटर का नाम होता है सोलानम लाइकोपर्सियम, सोलानम लाइकोपर्सियम। ये नाइट सेड को अगर हम हिंदी में बात करें, तो हिंदी में नाइट सेड को बोलते हैं, इसके बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, आगे आते हैं। अब अगर हम बात करने के लिए आए, तो सोला मैंगो का हो गया मैंगीफेरा इंडिका, पोटैटो का हो गया सोलानम ट्यूबरोसम, नाइटसीड का हो गया सोलानम निग्रम। क्लियर है? अब आते हैं आगे, ब्रिंजल, सॉरी, टोमेटो का हो गया सोलानम लाइकोपर्सियम, ब्रिंजल का होता है सोलानम मेलोंजेना। और देखो सबके पीछे इधर ये सब सोलेनम, यानी ये सारे के सारे एक ही फैमिली में आते हैं, किसमें, सोलेनेसी में। पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये सब एक ही फैमिली में आता है, सोलेनेसी में। किसमें आते हैं, सोलेनेसी में। आगे आते हैं, लायन के लिए होता है पैंथेरा लियो, टाइगर के लिए होता है पैंथेरा टिग्रिस, लेपर्ड के लिए होता है पैंथेरा पैरडस, और ह्यूमन के लिए होता है होमो सैपियंस। ये याद होना चाहिए, या तो ये पूरा पीडीएफ ही होना चाहिए। अब इससे छोटा क्या कर दें एनसीईआरटी को। स्पीसीज के बाद जो अगला क्लासिफिकेशन का लेवल होता है, वो जीनस होता है। जीनस कैसे बनता है, तो समझो बात को। ये एग्रीगेट यानी सम टोटल होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को, यानी वो स्पीसीज जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, उसका सम टोटल तुम्हारा क्या हो जाता है, जीनस हो जाता है। जैसे बात करें पोटैटो, तो पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब एक ही जीनस से आते हैं, सोलानम से। कैसे, तो देखो पोटैटो का नाम देखो सोलानम ट्यूबरोसम, नाइटसीड का सोलानम निग्रम, टोमेटो का सोलानम लाइकोपर्सियम, ब्रिंजल का सोलानम मेलोंजेना। ये सब यानी पोटैटो, टोमेटो, नाइटसीड, ब्रिंजल, ये सारे के सारे एक ही जीनस से हैं, और वो जीनस क्या है, सोलानम। उसी तरीके से अगर तुम बात करो, तो लायन, टाइगर और लेपर्ड एक ही जीनस से आते हैं, पैंथेरा से। देखो ना, लायन के लिए क्या कहते हैं, पैंथेरा लियो, टाइगर के लिए पैंथेरा टिग्रिस, और लेपर्ड के लिए पैंथेरा पैरडस। ये तुम्हारा एक जीनस हो गया पैंथेरा, जिसके अंदर में लायन, टाइगर और लेपर्ड आ गया। उसी तरीके से बात करें फेलिस, फेलिस जीनस किसका होता है, तो फेलिस जीनस होता है कैट का। किसका होता है, कैट का, क्योंकि कैट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका। कैट का साइंटिफिक नाम क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका। चलो आगे देखो,
तो क्या याद रखना है, 7 लेवल पर क्लासिफिकेशन होता है। पहला स्पेसीज, दूसरा जीनस, तीसरा फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, या अगेन हम बार बार बोल रहे हैं डिवीजन। डिवीजन किसके लिए यूज करेंगे, प्लांट के लिए। याद रखना किंगडम मोस्ट इंक्लूसिव होता है, स्पेसीज लेस इंक्लूसिव होता है, और नीचे से ऊपर जब जाते हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होता है तुम्हारा, घटता हुआ चला जाता है, यानी सिमिलैरिटी घटता हुआ चला जाता है नीचे से ऊपर जाने में। स्पेसीज हो गया, फैमिली हो गया, अब सॉरी स्पेसीज हो गया, जीनस हो गया, अब आते हैं फैमिली, क्लास और ऑर्डर की बात करने के लिए आते हैं। सबसे पहले फैमिली, क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज को जोड़े तो जीनस बना, अब क्लोजली रिलेटेड जीनस को जोड़ोगे तो तुम्हारा क्या बन जाता है, फैमिली। क्लियर है। अब जैसे हम बात करें फैमिली सोलेनेसी का, तो सोलेनेसी में आता है कौन कौन सा जीनस, एक आता है सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। कौन कौन सा जीनस, तो सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा। ये तीन अलग अलग जीनस का नेम है, लेकिन ये तीनों मिलकर के एक ही फैमिली में आता है। किस फैमिली में, सोलेनेसी में आ जाता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। उसी तरीके का बात करें तो फैमिली, अगर फेलिडी का बात करें, किसका बात करें, फेलिडी का, तो फेलिडी में दो जीनस आता है, एक आता है पैंथेरा और दूसरा आता है फेलिस, यानी कैट और टाइगर दोनों एक ही फैमिली में आ गया। आ रहा है समझ में ना, इसीलिए बिल्ली को बाघ की मौसी कहा जाता है। अगला आता है ऑर्डर। जिस तरीके से जीनस क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज का सम है, फैमिली क्लोजली रिलेटेड जीनस का सम है, उसी तरीके से ऑर्डर क्या है तुम्हारा, रिलेटेड फैमिली का सम टोटल है। अब जैसे बात करते हैं ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ऑर्डर पॉलीमोनियल में क्या क्या आता है, पॉलीमोनियल में होता है कॉन्वोल्वुलेसी, सोनेलेसी और ये दोनों चीज आता है। उसी तरीके की बात करें अगर हम कार्निवोरा का, तो कार्निवोरा में क्या क्या आता है तुम्हारा, तो कार्निवोरा में आ जाता है तुम्हारा फेलिडी और फैमिली कैनिडी, दो फैमिली आता है, तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर, है ना। अगर ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन का ऑर्डर क्या होता है, ह्यूमन का लास्ट में बताया ये, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, ह्यूमन का ऑर्डर होता है प्राइमाटा। आगे आ जाओ। अब क्लास क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर का ग्रुप क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्लास हो जाएगा। जैसे हम बात करें ऑर्डर प्राइमाटा, अभी बात की ह्यूमन का, और ऑर्डर ऑर्डर कार्निवोरा, है ना, ये दोनों के दोनों कार्निवोरा ऑर्डर, जिसमें कि तुम्हारा फेलिडी और कैनिडी आता है, यानी कि कैट, टाइगर, लेपर्ड, लायन, ये सारा, और ऑर्डर प्राइमाटा ह्यूमन, ये सब उठा करके एक ही क्लास में आ जाता है, और उस क्लास का नाम क्या है, मेमेलिया। तो देखो अपन बिल्ली के रिश्तेदार बन गए कैसे। आगे आ जाओ सबसे लास्ट में, फाइलम या डिवीजन प्लांट के केस में, तो अगर क्लोजली रिलेटेड क्लास को मिलाकर कैटेगरी बनाओगे तो वो तुम्हारा होता है फाइलम या डिवीजन, डिवीजन क्लास में यूज होता है। जैसे बात करें क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एब्स, मैमल्स, ये सब के सब। अच्छा, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एब्स, मैमल्स दे ही दिया एक, और यहाँ पर ऐड कर लो रेप्टिलिया का, पाइसेस, मछली का क्लास, ये सारा का सारा। तो क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, पाइसेस, एब्स और मेमिलिया, ये सारा का सारा एक फाइलम में आ जाता है कॉर्डेटा में। और उसके बाद आता है किंगडम। किंगडम होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम, नजदीक के फाइलम को अगर तुम ग्रुप बना दिए तो हो जाता है तुम्हारा किंगडम। ये तुम्हारा हाईएस्ट कैटेगरी, लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज होता है। किंगडम जैसे प्लांट हो गया, किंगडम तुम्हारा एनिमल हो गया। क्लियर है ना। अब आते हैं ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक नोमेन कैटेगरीज। तो अगर हम मैन का बात करें, ह्यूमन का बात करें, तो ह्यूमन के बारे में क्या क्या जानना है, उसका बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, तो स्पीसीज हो जाता है सेपियन। उसके बाद जीनस हो जाता है तुम्हारा होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमाटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कॉर्डाटा और किंगडम एनिमेलिया। अगर हम बात करें हॉर्स फ्लाई का, तो नाम है मस्का डोमेस्टिका, जो घर में जो मक्खी होता है, उसका स्पेसीज डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मस्कीडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास एर्थ्रोपोडा, फाइलम इंसेक्ट, सॉरी क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और किंगडम एनिमेलिया। अब हम बात करें मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका नाम होता है, तो जीनस हो जाएगा इंडिका, सॉरी स्पीसीज हो जाएगा इंडिका, जीनस हो जाएगा मैंगीफेरा, फैमिली होता है मैंगो का एनाकार्डियेसी, ऑर्डर होता है सेपिंडेल्स, क्लास होता है डाइकोटिलिडनी, यानी उसका सीड के दो कवर होते हैं, कवरिंग टू होते हैं, वो ब्रेक होता है, टू पार्ट है। और फाइलम हो जाता है, सॉरी यहाँ पर प्लांट है तो यहाँ पर फाइलम नहीं, यहाँ क्या यूज होता है, डिवीजन। तो प्लांट के लिए क्या यूज होता है, डिवीजन। डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्मी, किंगडम हो गया प्लांट की। वीट का बात करें तो ट्रिटिकम, एस्टिगम, तो एस्टिगम तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा ट्रिटिकम, जीनस हो जाएगा फैमिली हो जाएगा पोएसी, ऑर्डर हो जाएगा पोइल्स, उसका क्लास हो जाएगा मोनोकोटिलिडनी, डिवीजन हो जाएगा एंजियोस्पर्मी और किंगडम फिर से क्या हो जाएगा तुम्हारा
प्लांट, ये सब कुछ याद ही रखना है। इस पीडीएफ में से तो कुछ छोड़ना मत, एनसीईआरटी को बहुत शॉर्ट करके तब जाकर के बनाया गया। आता है लास्ट है हर्बेरियम का बात करें। अब सवाल ये है कि जब तुम कभी भी जाओगे किसी एक ऑर्गेनिज्म को खोजने के लिए तो तुमको तो दुनिया भर का मेहनत करना पड़ेगा। पहले किंगडम अलग करोगे, किंगडम के बाद तुम्हारा फाइलम या डिवीजन अलग करोगे, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर उसके बाद फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज, और इतना मेहनत करेगा कौन? तो इसी के लिए अलग अलग टेक्सोनॉमिकल ऐड बनाया गया कि जिससे तुम कम मेहनत में अधिक से अधिक जानकारी कम समय में किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जुटा सको। तो जैसे बात करते हैं उसी में से एक टेक्सोनॉमिकल ऐड आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम को कहा जाता है क्विक रेफरल सिस्टम। हर्बेरियम को क्विक रेफरल सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्टोर हाउस है किसका? प्लांट स्पेसिमेन का। याद रखना, हर्बेरियम मेनली किसके लिए बनाया जाता है? तो प्लांट स्पेसिमेन के लिए। हर्बेरियम किसके लिए बनाया जाता है? बेसिकली प्लांट स्पेसिमेन के लिए। तो हर्बेरियम में क्या किया जाता है? तो सबसे पहले प्लांट स्पेसिस को सुखाया जाता है, फिर प्रेस किया जाता है, फिर प्रिजर्व किया जाता है सीट के ऊपर में, कागज के सीट पर। हम लोग जो क्लास 9th में थे हर्बेरियम का प्रोजेक्ट बनाए हुए थे, सेम ऐसा ही बनता है, ऐसा ही बनाए भी हुए थे। और उसको इसी क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी सबसे पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर जो है सो ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन, और लास्ट में किंगडम, इसी ऑर्डर में अरेंज भी करना होता है। हर्बेरियम प्लांट के लिए यूज होता है, क्विक रेफरल सिस्टम कहते हैं। उसके अलावा प्लांट स्पेसिमेन को पहले सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, दूसरा प्रेस करते हैं, तीसरा प्रिजर्व करते हैं, और उसके बाद सीट पर अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। हर्बेरियम सीट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है? तो पहला डेट, ये पूछा गया है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। दूसरा इंग्लिश नेम, तीसरा लोकल नेम, चौथा बोटेनिकल नेम, पांचवा फैमिली, छठा कलेक्टर नेम। इतना इंफॉर्मेशन होता है एक हर्बेरियम सीट पर, और ये तो होता ही होता है। क्लियर है? अब आते हैं अगला, दूसरा बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन को एक्स सीटू कंजर्वेशन भी कहते हैं, कि कोई भी एक प्लांट जो अपने ओरिजिनली किसी और इन्वायरमेंट में ग्रो करता हो, अपन उसको क्या करते हैं, एक गार्डन में एक साथ उगाते हैं। तो इसलिए एक्स सीटू, उसका एक्चुअल ग्रोइंग साइट तो कुछ और है, लेकिन अपन उसको क्या कर रहे हैं, अपने नीड के हिसाब से अपनी जगह पर क्या कर रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं। इसलिए जो है बोटेनिकल गार्डन को एक्स सीटू कंजर्वेशन का नाम दिया जाता है। ये स्पेशलाइज्ड गार्डन होते हैं जिसमें कि कलेक्शन होता है लिविंग प्लांट का। हर्बेरियम में क्या कहते हैं, ड्राई कर दिए थे, सुखा दिए थे, प्रेस कर दिए थे, प्रिजर्व कर दिए थे। लेकिन बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट होता है, किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए और रेफरेंस के लिए। क्लियर है? हर एक प्लांट में दोनों नाम रहेगा, यानी कि सॉरी, दो चीज रहेगा। पहला बोटेनिकल नेम रहेगा उस प्लांट के साथ लगा हुआ, दूसरा फैमिली लगा हुआ रहेगा। अच्छे अच्छे ग्रेजुएशन कॉलेज में भी बोटेनिकल गार्डन होते हैं, तो प्लांट के साथ दो नाम, क्या क्या? दो चीज है, बोटेनिकल नेम और उसके फैमिली का नाम। अगर हम फेमस बोटेनिकल गार्डन का बात करें तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कहाँ पर है? क्यू में, इंग्लैंड में है। इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कहाँ है? हावड़ा में, यानी कोलकाता में, सॉरी हावड़ा यानी बंगाल में। और तीसरा एनबीआरआई, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है? लखनऊ में। तो फेमस बोटेनिकल गार्डन रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। अब हम बात करते हैं बोटेनिकल म्यूजियम का। गार्डन खत्म, हर्बेरियम खत्म, अब आते हैं बोटेनिकल म्यूजियम पर। तो बोटेनिकल म्यूजियम, सॉरी बोटेनिकल म्यूजियम नहीं, बायोलॉजिकल म्यूजियम। तो म्यूजियम है जैसे ही, तो वहां पर प्लांट और एनिमल दोनों पाए जाएंगे और प्रिजर्व फॉर्म में पाए जाएंगे। प्लांट और एनिमल दोनों के दोनों प्रिजर्व फॉर्म में पाए जाएंगे, स्टडी के लिए, रेफरेंस के लिए। म्यूजियम में जो स्पेसिमेन होते हैं वो तुम्हारे प्रिजर्व होते हैं, यानी प्रिजर्वेटिव में, अलग अलग सॉल्यूशंस में, और जार के अंदर बंद रहते हैं, पहला चीज। दूसरा बात, उसके अलावा ड्राई स्पेसिमेन भी म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखे गए रहते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों के। उसके बाद अगर हम इंसेक्ट का बात करें तो इंसेक्ट को भी इंसेक्ट बॉक्स में रखा गया रहता है म्यूजियम में, लेकिन उसको बॉक्स में रखने से पहले उसको पकड़ा जाता है, कलेक्टिंग, दूसरा किलिंग, और तीसरा पिनिंग। पहला पकड़ाएगा, फिर उस इंसेक्ट को मारेगा, फिर उसको क्या करेगा? पिन करेगा। क्लियर है? तो कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग, उसके बाद इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है इंसेक्ट को। उसके बाद अगर बड़े वाले एनिमल या बर्ड है तो उसमें मसालों के, अलग अलग केमिकल्स का स्टफिंग किया जाता है, सो दैट उसके स्किन मसल्स क्या ना हो, डैमेज ना हो, तो उससे भर दिया जाता है। और सबसे बात करें म्यूजियम में और क्या होता है, तो स्केलेटन ऑफ एनिमल भी होता है। तो म्यूजियम प्लांट और एनिमल दोनों के लिए होता है। प्रिजर्व एंड ड्राइड स्पेसिमेन भी पाया जाता है, और प्रिजर्व होगा तो प्रिजर्वेटिव में रख के रखा जाता है जार में। ड्राई स्पेन, प्लांट एनिमल दोनों का पाया जाता है। अगर इंसेक्ट की बात करें तो पहले कलेक्शन, फिर किलिंग, फिर पिनिंग, उसके बाद इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। अगर हम लार्ज एनिमल बर्ड का बात करें तो उसमें स्टफिंग कर दिया जाता है अलग अलग प्रिजर्वेटिव का या मसालों का, लास्ट में एनिमल का स्केलेटन भी रहता है। अब आते हैं जूलॉजिकल पार्क।
तो देखो बायोलॉजिकल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन तुम्हारा आता है एक्स सिटू कंजर्वेशन में, लेकिन जूलॉजिकल पार्क होता है वो भी होता है एक्स सिटू। अब एक कोई जूलॉजिकल पार्क है तो बाघ जूलॉजिकल पार्क में तो नहीं रह रहा था ना, कहीं और से जो वहां नेचुरली रह रहा था तुम वहां जंगल से पकड़ के लाए और उसको एक पार्क में जाकर के रख दिए गए हो। इसीलिए बोटेनिकल गार्डन को और इसको जो है एक्स सिटू कंजर्वेशन के कैटेगरी में रखा जाता है, किसको, बोटेनिकल गार्डन को और जूलॉजिकल पार्क को। तो जूलॉजिकल पार्क का बात करें तो जूलॉजिकल पार्क में बोटेनिकल गार्डन की तरह, जैसे बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट है, यहाँ पर रहते हैं लिविंग वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी सेफ रखा जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, इंसान के केयर में रखा जाता है, उसको नेचुरल हैबिटेट देने का कोशिश किया जाता है। क्लियर है? जिससे हमको तुमको क्या सीखने को मिलता है जूलॉजिकल पार्क से, तो फूड हैबिट एंड बिहेवियर। सर बोटेनिकल गार्डन में क्या सीखने को मिल रहा था, तो रेफरेंस के लिए और पहचानने के लिए। क्लियर है? अब आते की एक डिवाइस है जो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने के लिए यूज किया जाता है, किसके बेसिस पर, तो अंतर के बेसिस पर, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी, किसी भी ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी उसके बेसिस पर, यानी कि तुम्हारा एनालिटिकल इन नेचर होता है। इसके अलावा ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का बात क्यों की, जब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात इसलिए करते हैं कि जब बात कर रहे हैं कि तुम्हारा एनालिटिकल है, सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी का बात करें तो सिमिलर है कि अंतर है, तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का तभी तो एक अगर यानी कि दोनों का हाइट मेजर कर रहे हैं, दो ऑर्गेनिज्म का, दोनों का वेट मेजर कर रहे हैं, दोनों का तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस मेजर कर रहे हैं, दोनों का मॉर्फोलॉजी डिस्कशन कर रहे हैं, दोनों का एनाटॉमी साथ में डिस्कशन कर रहे हैं। और चूंकि वो कैरेक्टर एक पेयर में होता है, क्योंकि दो, जब भी सिमिलर या डिसिमिलर किया जाएगा तो दो ऑर्गेनिज्म का बात किया जाएगा, यानी अंतर भी निकालोगे तो दो के बीच में और सिमिलैरिटी भी निकालोगे तो दो के बीच में। इसीलिए उस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कहा जाता है कपलेट। क्या कहते हैं? कपलेट। हर एक कपलेट में दो ऑपोजिट ऑप्शन होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेवेंट होते हैं, जिसमें से एक एक्सेप्ट किया जाता है और दूसरा रिजेक्ट किया जाता है। इच स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड लीड। की में हर एक स्टेटमेंट को हम लोग लीड कहते हैं। अब आते हैं फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। तो फ्लोरा क्या होता है, ये पता होता है कि किसी भी एक गिवन एरिया में कितना ज्यादा प्लांट स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअल में किसी गिवन एरिया में, किसी गिवन हैबिटेट में कितना ज्यादा प्लांट स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्लोरा बताता है। मैनुअल बताता है, मैनुअल बेसिकली एक रिकॉर्ड बुक होता है जहां से तुम नेम पता कर सकते हो स्पीसीज का, जो कि किसी एरिया के लिए होता है। फ्लोरा भी एक एरिया के लिए होता है, मैनुअल भी एक एरिया के लिए होता है। मोनोग्राफ, मोनोग्राफ में इंफॉर्मेशन किसी एक टैक्सन पे, चाहे किंगडम पे, फाइलम पे, डिवीजन पे, किसी पर भी रहता है। तो इस तरीके से तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया इन द मिनिमम टाइम। अगले समय और मिनिमम हो जाएगा। तुम लोग एनसीईआरटी सामने रखोगे, पढ़ोगे, इस पीडीएफ को प्रिंट करवाओगे एंड यहाँ से बार बार रिविजन करोगे, यहाँ से तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।